स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। डेली टॉप 30 का आज 5वां दिन है और आज की वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर प्रश्न की जो व्याख्या है वो और भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर आपको विकल्प मिलेंगे सभी विकल्पों को हम लोग हल करेंगे, यानी कि संख्या में ये प्रश्न भले ही 25 हैं लेकिन आपको 100 से अधिक प्रश्न मात्र कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? बायोटीन, कैल्सीफेरॉल, नेप्थाक्विनोन और टोकोफेरॉल में सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज टोकोफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पर जरूर याद रखना कि जो बायोटीन होता है ये विटामिन B7 को कहा जाता है और विटामिन B7 को विटामिन H की संज्ञा भी दी जाती है। ये भी याद रखना कि विटामिन B7 को विटामिन H की संज्ञा भी दी गई है और इसी को बायोटीन कहते हैं। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन D का नाम है, रासायनिक नाम। नेप्थाक्विनोन क्या है? यह एक ऑर्गेनिक रसायन है। और टोकोफेरॉल ये विटामिन ई को कहते हैं और इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन, गंजापन, गठिया आदि रोग हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा टोकोफेरॉल, विटामिन ई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट ये किस धातु का अयस्क है? और इसका सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, पोटेशियम का। कार्नालाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। और आपको बता दें जो इसका रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? KMgCl3.6H2O। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, कार्नालाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी जो शोधन प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप सरपेक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो सरपेक विधि से आप इसका शोधन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये भी आप याद रखना कि जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और जब इसमें आयरन ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता है तो सरपेक प्रक्रिया ही सबसे अच्छी शोधन विधि इसकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है कि कैलेमाइन ये किस धातु का अयस्क है और इसका सही जवाब क्या बनेगा? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन। तो सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स इसका जिंक धातु का अयस्क है कैलेमाइन। ये जरूर याद रखना आप। और हालांकि जिंक धातु के दो अन्य अयस्क और भी हैं जिसमें एक होता है जिंक ब्लेड और दूसरा होता है जिंकाइट। जिंक ब्लेड और जिंकाइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है और इसमें गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं, तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो पैमाने होंगे वो समान रहते हैं। तो ज़रूर याद रखना इसको आप, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। क्वेश्चन है कि प्लेग के उपचार में किस दवाई का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो प्लेग होता है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जवाब क्या बनेगा? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस नामक जो जीवाणु होता है उसी की वजह से प्लेग नामक बीमारी फैलती है। सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाएगा? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण आप प्रयोग में लाएंगे? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि फैथोमीटर की सहायता से आप सागर की गहराई को माप सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। और आपको ये भी बता दें कि जो यूडियोमीटर होता है, यूडियोमीटर ये गैस की मात्रा को मापता है। बैरोमीटर आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापता है। और पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, पेरिस्कोप। ठीक है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। एक सवाल यहाँ से और भी निकलता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि जो सबसे अधिक होता है वो लाल रंग का होता है
और सबसे जो कम होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो दोनों बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, यानी कि इसमें से एक रोग ऐसा है जो कि बैक्टीरिया जनित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आंत्र ज्वर, जिसको आप टाइफाइड कहते हैं, प्लेग और डिप्थीरिया, ये तीनों ही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। दमा जो है ये एक श्वसन तंत्र की बीमारी है, ये बैक्टीरिया से नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बनेगा। और आपको ये भी बता दें कि जो आंत्र ज्वर होता है, जिसको आप टाइफाइड कहते हैं, वो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है आंत्र यानी कि टाइफाइड। प्लेग जो होता है ये हियर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, दो बैक्टीरिया होते हैं, पास्चुरेला पेस्टिस और हियर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणुओं से होता है। डिप्थीरिया या इसको रोहिणी भी कहते हैं, ये जो रोग होता है ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। जबकि दमा क्या है, दमा एक श्वसन तंत्र की बीमारी है। ठीक है, तो सही जवाब है हमारा दमा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है और इसका जो सही जवाब है वो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो बनेगा एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी। एडवर्ड टेलर, जिनका जन्म हुआ था 1908 में और ये हंगरी में जन्मे थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये, और इनको ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। नवंबर 1952 में अमेरिका ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। कहाँ पर किया था? प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप पर। तो ये भी आप याद रखना कि प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप पर नवंबर 1952 में अमेरिका ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। और एडवर्ड टेलर जो हैं वो फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहे जाते हैं। 1908 में जन्म हुआ था हंगरी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वयस्क बिल्ली जो होती है उसके कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी। वो याद रखिएगा कि वयस्क बिल्ली के कुल 30 दांत होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये किसने दिया है? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि एम फैराडे, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस का नियम दिया था। कब दिया था? 1834 में दिया था, 1834 में। अगर आपको बर्तन बनाना है तो किस मिश्र धातु का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? आपको बताना है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? पीतल, सोल्डर, ड्यूरेलुमिन और या फिर जर्मन सिल्वर। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? ये टाँका लगाने के काम में आता है। और सोल्डर जो होता है ये टिन और लेड का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, टिन और लेड को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है, जो कि सोल्डिंग यानी कि टाँका लगाने के काम में लाया जाता है। इससे आप बर्तन नहीं बना सकते हैं, बर्तन आपका तुरंत पिघल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? जो अग्र मस्तिष्क होता है आपका, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें कि जो मेडुला होता है, ये आपका जो मस्तिष्क होता है उसके पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि जो मेडुला है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। जबकि सेरेब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस ये अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू, तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कैलोरीफिक क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन इसका सही जवाब क्या बनेगा? एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो याद रखिएगा, इसको बिल्कुल रट लीजिए कि एथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 30 होती है। ऑप्शन सी, वो कितनी होती है? 30 होती है। एक्चुअली में 29.7 होती है, लेकिन इसे आप 30 मान सकते हैं। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की वह मात्रा है जो निश्चित दाब और सामान्य स्थितियों में उत्पादित होता है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है केजे पर केजी में 29,700। इसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 29.7 केजे पर ग्राम। तो इसको जो है अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे 30। ठीक है, तो 30 इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किण्वन प्रक्रिया से उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन जो प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसको आप कहते हैं, तो फर्मेंटेशन से उत्पादित पहला विटामिन था ऑप्शन ए, विटामिन सी। और ये जो विटामिन सी था उसका प्रोडक्शन किया था किसने? हंगेरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वान जेंड ज़्यूगोई ने। उन्होंने एक बैक्टीरिया की मदद से इसको जो है बनाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भ्रूण पोषकीय नहीं है? भ्रूण पोषकीय नहीं है। निम्न में कौन सा भ्रूण पोषी बीज नहीं है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर।
तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि चना जो होता है वो भ्रूणपोषी बीज नहीं होता है, जबकि एरंड, मक्का और चावल ये भ्रूणपोषी बीज माने जाते हैं। तो भ्रूणपोषी बीज वे बीज होते हैं जिनके परिपक्व बीज में भ्रूणपोष होता है। जो आंसू होता है टीयर, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? आंसू का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो हमारे आंसू होते हैं वो हल्के से क्षारीय होते हैं, और आप जानते हैं कि जो पीएच पैमाना होता है उस पर 7 जब आता है तो उसे न्यूट्रल कहा जाता है, 7 से नीचे आएगा तो वो एसिडिक हो जाता है विलयन, और 7 से ऊपर जाने पर ये क्षारीय यानी कि बेसिक हो जाता है। तो ये सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए 7.4। तो आंसू का जो पीएच वैल्यू होता है वो नियर अबाउट 7.4 होता है। तो ये भी बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाते हैं किससे? तो इसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं एसीटिलीन नामक गैस को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और बताइए कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फैराडे या फिर वाल्टर हंट ने? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा फ्रेंड्स? सही जवाब बनेगा माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो खोज थी ट्रांसफार्मर की माइकल फैराडे ने कब की थी, तो सही जवाब बनेगा 1831 में। 1831 में। आगे बढ़ते हैं। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड या फिर लेड पेरोक्साइड? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए। देखो, इसको आप सेंधा नमक के नाम से भी जानते हो, और मेडिकली मतलब कि जो चिकित्सकीय कामों में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको आप सेंधा नमक कहते हो। इसको एप्सम भी कहा जाता है, और केमिकली इसे कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट और पानी का यह मिश्रण होता है जिसको आप मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो एप्सम का जो उपयोग होता है वो विभिन्न चिकित्सकीय उपयोग में होता है, और इसे सेंधा नमक भी कहते हैं। इंग्लिश सॉल्ट भी इसे ही कहा जाता है, इंग्लिश सॉल्ट। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स या फिर एयर ब्लैडर? आपको बता दें कि मकड़ी में जो श्वसन अंग होता है वो बुक लंग्स होता है। हालांकि मकड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो जो कुछ मकड़ियों में बुक लंग्स होते हैं, कुछ मकड़ियों में ट्रेकिया सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ट्रेकिया सिस्टम क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको जो है डेली टॉप हल्दी के वीडियो नंबर 3 में बता चुका हूँ ट्रेकिया सिस्टम के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है पार्ट 3 वाला जरूर देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेकिया सिस्टम क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो मकड़ियों में 2 प्रकार से श्वसन किया जाता है, एक बुक लंग्स के द्वारा, दूसरा ट्रेकिया सिस्टम के द्वारा। क्योंकि मकड़ियों की जो प्रजातियां हैं वो तमाम हैं, अलग अलग होती हैं। अलग अलग जो मकड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से सांस लेती हैं। हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम आपको बताना है। हथेली में, तो देखो जो हमारी हथेली होती है एक कलाई होती है, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा तो नहीं बनेगा, ऐसे ही फॉर एग्जांपल समझ लो। तो ये जो कलाई होती है यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है इसको कहते हैं कार्पल, जबकि हथेली में जो हड्डी होती है हंसो मत, ऐसे ही बना दिया रफ डायग्राम, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो हड्डी पाई जाती है वो मेटाकार्पल कही जाती है, यानी कि हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डी है उसको मेटाकार्पल कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब किस डिपार्टमेंट में मिलेगी आपको? पैथोलॉजी, शल्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट? और मुझे लगता है कि आप डी पर जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपको जाना चाहिए ऑप्शन सी के साथ, कार्डियोलॉजी विभाग के साथ, ठीक है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब होती है, और ये जो कैथ लैब होता है वहाँ पर दिल की धमनियों और दिल के जो पेश होते हैं उसकी कार्यप्रणाली और सक्रियता को देखा जाता है, नापा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कैथ लैब होती है वो कार्डियोलॉजी में होती है। कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना या फिर वज़न का घटना? तो यहाँ पर देखो बहुत प्यास लगती है, थकान भी महसूस होगी, वज़न भी घटेगा और भी चीज़ें, भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो सांस की कमी महसूस नहीं होगी आपको मधुमेह में। तो ऑप्शन बी ये मधुमेह का लक्षण नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के टॉप 25 MCQs ऑफ जनरल साइंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। ये सीरीज़ लगातार चल रही है और रोज़ दोपहर में 12 बजे अपलोड की जाती है ये वीडियो। तो आप लोग प्रतिदिन 12 बजे दोपहर में आइए, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तब भी आप जो है चैनल पर आकर सर्च करके वीडियो को वॉच जरूर करें। याद रखिएगा कि डेली अगर आप 25 MCQs को देखते हैं तो बताइए कि 30 दिनों में आपके पास कितने प्रश्न बन जाएंगे, और ये प्रश्न पर्याप्त हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।